था राजबाग ऑफिस में उनसे पूछताछ की गई है और उसके साथ साथ कुछ सवालात भी उनसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो ही उसकी पूछताछ चल रही थी, उनसे पूछताछ चल रही थी, उसी वक्त उमर अब्दुल्ला रिएक्शन आया और दूसरी जानब से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलाही तौर पर तंजीमी स्तर पर प्रेस नोट भी जारी किया, लेकिन इसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी जो है वो भी काफी एक्टिव नजर आई। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर जो महबूबा मुफ्ती का ट्वीट था वो क्या था, उनने अपने ट्वीट में कहा है कि फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ करना, क्रिकेट स्कैम को लेकर अभी उन्हें तलब करना और इसमें ईडी का रोल होना, उनका मानना है कि ये सिर्फ जब से पीपल्स अलायंस मोर्चा वजूद में आ गई है उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नर्वसनेस इसमें दिखाई दे रही है, यह महबूबा मुफ्ती का कहना है। और उमर अब्दुल्ला का मानना है कि यह रिएक्शन है, यानी जो पीपल्स अलायंस हुआ है उसके बाद अब यह सिलसिला शुरू होगा। और उनका मानना है कि टाइमिंग क्या थी इसकी, इससे पहले 5 अगस्त साल 2019 को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को तलब किया जाता है और तब 370 की जो है 370 को खत्म किया गया और आज जब पीपल्स अलायंस मोर्चा वजूद में आ गया गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एक बार फिर जो है एक्टिव नजर आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस नोट है जो उनके तर्जुमान ने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि अब इंस्टीट्यूशंस को और एजेंसीज को यह काम दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से कि ऐसे लोगों के पीछे लग जाए। हमारे सीनियर साथी, हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज इस वक्त राजबाग से ही हमारे साथ मौजूद है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे किस नजर से आप देखते हैं, क्योंकि ईडी ने उन्हें तलब किया, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन दूसरी जानब आप पॉलिटिकल पार्टीज की जानब से खासतौर पर जो सिग्नेटरीज है गुपकार डिक्लेरेशन के उनकी जानब से रिएक्शन आने लगा है। उनका मानना है कि यह रिएक्शन उस चीज का है कि जो अब मेन स्ट्रीम पार्टीज इकट्ठे हो गई है और उन्होंने ये जंग लड़ने की बात कही है और ये उसी का रिएक्शन है। देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की इस रेड की बात करें तो कहीं न कहीं क्रिकेट स्कैम है कश्मीर में, लेकिन जिस तरह खुद उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट में लिखा है कि ये सब कुछ जो टाइमिंग इसकी है, महबूबा मुफ्ती का भी इस पे अभी रिएक्शन आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल रिएक्शन आया है, सबका टाइमिंग पे सवाल है। क्योंकि पिछली बार जब रेड हुई थी फारूक अब्दुल्ला पे तो 5 अगस्त से पहले हुई थी और 5 अगस्त से पिछले साल 2019 को जब वो रेड हुई थी उसके बाद तब अंदाजा हुआ था कि शायद कहीं न कहीं क्रिकेट स्कैंडल में ही फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जा रही है, लेकिन फौरन उसके बाद जो 5 अगस्त हुआ तो लोगों में खदशात का इजहार होने लगा कि वो रेड जो थी वो खास तौर पे 5 अगस्त के हवाले से। और फिर सिर्फ इसी हफ्ते यहाँ पे कश्मीर में आल पार्टी जो अलायंस बना है प्रो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का है, गुपकार डिक्लेरेशन के लेके जो अलायंस बना है, उसके फौरन बाद जो रेड फारूक अब्दुल्ला पे पड़ना, ये कहीं न कहीं सवाल कर शायद फारूक अब्दुल्ला निकल गए। हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर की तस्वीर है, शायद फारूक अब्दुल्ला घर से उसको छोड़ दिया गया है। सुबह 11 बजे के करीब फारूक अब्दुल्ला को यहाँ बुलाया गया था और ये मीडिया यहाँ श्रीनगर में जो राजबाग के इलाके में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का ऑफिस है उसके बाहर जो ये सब कुछ भीड़ जमा है, ये इसी रिलेटेड है। साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा फैसला होने यानी बड़ा मामला है सियासत का, ये उसी रिलेटेड है। और इसमें अब सवाल जिस तरह खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाया है, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट ने भी उठाया है, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने उठाया है, और ये टाइमिंग को लेकर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सवालात के इस घेरे में जो एजेंसीज का उनका कहना है, चिदम्बरम का उन्होंने हवाला दिया कि इससे पहले चिदम्बरम को भी इसी तरह के मामलात में फंसाने की कोशिश की गई, फिर बाकी जो मनीशंकर अय्यर उसका भी हवाला यहाँ लोग दे रहे हैं, और फिर खास तौर पे आज में फारूक अब्दुल्ला को ठीक उस वक्त बुलाना, ईडी का बुलाना, कहीं न कहीं लोग गुपकार डिक्लेरेशन के साथ और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट स्कैम है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक करीबन पिछले 5 सालों से जेर बहस है। सनम आपसे जानना चाहेंगे क्या फारूक अब्दुल्ला वहां से निकल गए हैं? जितने भी आरोपी है उनको कभी भी इस मामले में ना बुलाया गया, ना उनसे पूछताछ की गई, और फिर इस वक्त की जो टाइमिंग है इस पे जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ और खदशात को भी जन्म दे रहे हैं। हिलाल सनम, क्या फारूक अब्दुल्ला ईडी के ऑफिस से निकल गए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो यहाँ पे कोई भी हलचल होती है तो फौरन मीडिया ईडी के मेन दरवाजे पे पहुंच जाता है और वहां देखना चाहता है कि कहीं रिहा तो नहीं। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अंदर हो रहा है, और अभी जो आपने ये मूवमेंट देखी थी, ये कोई अंदर से बाहर निकला था, वो शायद यहीं का मुलाजिम है, वो बाहर निकला था, इसकी वजह से सारा मीडिया वहां पे दरवाजे पे दौड़ा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या फारूक अब्दुल्ला को कहीं छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि उनसे पूछना जरूरी है, इसलिए मीडिया जो है वो अपनी साउंड बाइट। सनम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला
को ईडी की जानब से तलब करना और मुख्तलिफ सिग्नेटरीज जो गुप्ता डिक्लेरेशन किए हैं, इसमें पीडीपी भी मुख्य तौर पर अगर देखा जाए वो भी सरफेरस्त है। उनका मानना है कि रिएक्शन है और ये नर्वसनेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और दूसरी जानब अगर आप अमित शाह का रिसेंट बयान देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को अब जो स्टेटहुड का दर्जा दिलाने में ज्यादा देर नहीं लग जाएगी, उसमें क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ रही है? क्या इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन में चीन भी इसमें आ गया है, इसमें पाकिस्तान पहले से अपनी जो मामलात लेके था और फिर इंटरनल प्रेशर भी और बाकी जो जितने भी प्रेशर्स होते हैं वो सरकार पे बने। लेकिन जिस तरह अमित शाह का परसों का बयान कि यहाँ एक बार फिर स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर की जाएगी, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसको कहीं जोड़ के हम देख नहीं सकते क्योंकि स्टेटहुड एक अलग मामला है। उसका खुद अमित शाह ने इंटरव्यू में भी बताया और आपको याद होगा जब स्टेटहुड यहाँ पे बाइफर्केशन स्टेट की गई थी तब भी बताया गया था कि स्टेटहुड रेस्टोर जम्मू में कश्मीर में की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मामला है, ये सारा मामला जो है जिस तरह आम लोग या मीडिया के लोग या दूसरे लोग सब बातें यही कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्रेशर माउंट करने के लिए फारूक अब्दुल्ला पे, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे, खासतौर पे उन पॉलिटिकल पार्टीज पे जो गुप्ता डिक्लेरेशन में कहीं ना कहीं उनका नाम है। तो एक प्रेशर है ये जहाँ पे लोग कह रहे हैं और साफ जाहिर है टाइमिंग जो है, टाइमिंग कई सवालात को जन्म दे रही है क्योंकि पिछली बार भी जब फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की गई तो उसके बाद 5 अगस्त का मामला आया और आज की ये जो पूछताछ है ये ठीक उस वक्त पे हुई है जब कश्मीर में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान जो रिहा हुए उनके बाद उन्होंने गुप्ता डिक्लेरेशन पे अलायंस बनाया है। सनम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं, बहुत कम भरोसा आप उन्हें इन पॉलिटिकल पार्टीज खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी में रहा है और बार बार इन पर शक व शुबात किए जाते हैं और उन्हें दिल्ली के एजेंट कहा जाता था और उनका मानना था कि जो स्क्रिप्ट दिल्ली से बन के आएगी वही उसी पर फॉलो अप होगा। लेकिन जब से 370 को एब्रोगेट किया गया तब से हमने देखा कि इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा है। ये कैसे जो है लोगों के डोमेन में जाएंगे, कैसे वोट हासिल करेंगे, इन पर भी दबाव बढ़ने लगा था। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस बार स्टैंड में थोड़ी सी मजबूती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या यूनानिमस जो इनका कलेक्टिव एक एफर्ट और जो प्लेटफॉर्म गुप्ता डिक्लेरेशन या जिसे हम अलायंस का नाम भी आप दिया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि उसमें किसी हद तक मजबूती है और वही उसी पर डटे रहने से एक रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से भी आने लगा है? देखिए, हिलाल जहाँ तक हम बात करें लोगों का भरोसा तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। जो भी सरकार हो या जो भी आदमी पावर में आता है उसके लोग खिलाफ होते हैं और ठीक है नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी वक्त से पावर में है रही है, उनके खिलाफ था लेकिन इस तरह के मामलात में उनको और सिंपैथी मिल रही है। फारूक अब्दुल्ला को बहुत से लोग नालान भी थे उनसे, उनके खिलाफ थे भी, लेकिन जिस तरह से ये ईडी वगैरह जी जो छापामारी या रेड्स उन पर हो रही है, बुलाया जा रहा है, तो इसके बाद लोगों में एक सिंपैथी हो रही है और दिल्ली के तई जो लोगों में पहले से ही एक फिलॉसफी बनी हुई है यहाँ पे, वो सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर वही पुरानी कहावत कश्मीरियों की कि कुछ न कुछ तो अपने तो है, तो अपनों वाली बात होके ये सिंपैथी गेन हो जाती है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती काफ़ी वक्त जेल रही तो उनका जो पहले उनका एक लोगों में एक जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी, लेकिन जब ज़्यादा वक्त उन्हें जेल में गुजारना पड़ा तो उसके बाद लोगों में उनकी सिंपैथी होना शुरू हुई और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी या यूं कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी कश्मीर में लोगों में हम गुस्सा था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे लोगों में यूजुअली सिंपैथी हो जाती है और यूजुअली एक आदमी का नेचर भी यही है कि जो कमजोर आदमी होता है उसके सपोर्ट में ज्यादा सनम आखिर पर जाना चाहूंगा क्योंकि एक तरफ गुप्ता डिक्लेरेशन के जो सिग्नेटरीज थे जिसे पीपल्स अलायंस का भी अब नाम दिया गया है, उनका मानना है कि 370 पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और दूसरी जानब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस दौड़ में है कि वो जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है उसको रेस्टोर करे और उसके फौरन बाद ही इलेक्शन कराए। कल ही हमने देखा पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा का बयान कि वो आधी रोटी खाने पर जो है इत्तेफाक नहीं करेंगी, यानी आधी रोटी का मतलब है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड और -370 स्पेशल स्टेटस नहीं होगा। तो इनके अज़ाइम अब कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लग रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली और दूसरी जानब अब इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन चाहे चाइना और पाकिस्तान विज़ कश्मीर और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज विज़ कश्मीर और 370 को देखा जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि नटशल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी प्रेशर इस वक्त है?
देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेटहुड, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये एक लंबी प्रोसेस है, जहां खुद उमर अब्दुल्ला का आपको परसों का ट्वीट या उसका बयान याद होगा जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे दिया था, NDTV को दिया था, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो है हम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं इस सारे मामले को लेके, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड पे जो है एक प्रेशर है और फिर इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ शुरू करनी है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, सब लोगों को कोई न कोई मुद्दा चाहिए। फिलहाल जिस तरह कल हमने BJP के लीडरान से बात की तो उनका यही कहना था कि जो घड़ी की सुइयां वापस नहीं मोड़ी जा सकती, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू करनी है, मैदान में कुछ लेके जाना है, तो हर कोई अपना अपना फार्मूला ढूंढ रहा है। तो उस फार्मूले में आप देखना ये है कि ये लंबी जो कहानी है, ये लंबी रेस का घोड़ा हम कह सकते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ 370 या 35 लंबी रेस की बात है। इसमें वक्त तो लगेगा, क्योंकि कुछ लोग अदालत की तरफ देखेंगे, कुछ लोग दिल्ली से बातचीत की बात करेंगे, तो कहानी लंबी होती जाएगी, लेकिन इस तरह के मामला जो हैं वो भी देखते हुए मिलेंगे। लेकिन उसमें चले सनम बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात और पूरी एनालिसिस देने के लिए। ये थे सनम एजाज जो कि हमें बता रहे थे कि किस तरह का सिचुएशन अभी बना हुआ है। गुपकार डिक्लेरेशन या पीपल्स अलायंस के जो सेक्रेटरीज है उन पर किस तरह से अब जो है उनका मानना है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है कि वार किया जाता है गवर्नमेंट की जानब से, गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जाता है उनके खिलाफ, ताकि वो इस अलायंस के खिलाफ आकर जो इस अलायंस है उसको आगे फॉरवर्ड ना करे, ये उनका मानना है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है और आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सियासी माहौल क्या रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिग्नेटरीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रुख रहेगा। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं माई टाउन माई प्राइड की, यानी मेरा कस्बा और मेरी शान, और इस पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ था उसी के मिस्ताक ये प्रोग्राम भी अब अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 2 दिन का ये प्रोग्राम है और इसमें सरकार का मिशन है कि अवाम, खासतौर पर जो टाउनशिप्स में रहते हैं, जो कस्बा जात में लोग रहते हैं, उनके वहां जाकर उनके मसाइल सुने जाएंगे और उसके बाद उन मसाइल का इजाला किया जाएगा। हालांकि बैक टू विलेज प्रोग्राम अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। क्या टाउन्स के इन प्रोग्रामों का भी वही हाल होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आज ये इनिशिएटिव लिया गया है और पहली बार इनिशिएटिव लिया गया है, लोगों का वेलकम भी रहा है। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बारामूला गए थे और वहां पर उन्होंने इस प्रोग्राम के तहत एक तकरीब में हिस्सा लिया। उनके साथ चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ जो उनके बाकी जो मुशीर साहिबान हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, और वहां पर पहले ही उन्हें एसआरटीसी ब्रिज का भी इफ्तिताह किया। साल 2014 में यह ब्रिज जो है तबाह हो गया था और उसके बाद 17-18 में इस पर काम शुरू हुआ और आज उसका इनॉग्रेशन हुआ। इतना ही नहीं, कृपा पार्क जो कि DC ऑफिस के बिल्कुल नजदीक ही है, वहां पर भी उसकी फाउंडेशन डाली गई और कहा गया कि इस पार्क की शान को बेहतर बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ एसोसिएशन, पब्लिक एसोसिएशन आई थी और जो ट्रेडर्स एसोसिएशन थी, सिविल सोसाइटीज थी, या अलग अलग इलाकों के लोग थे, वो भी आए थे और उनका मानना था कि वो गवर्नर साहब से मुलाकात करेंगे और अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाएंगे। हालांकि अफसरान ने उनके मसाइल सुने और लोगों का इस ज़मन में क्या कहना है, लेकिन उससे पहले कि लोग क्या कहते हैं उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गवर्नर साहब ने वहां पर जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, हालांकि ज्यादा वक्त उन्होंने वहां पर नहीं गुजारा, लेकिन जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उनसे कहा कि जो अधूरे काम लोगों के हैं, जो काम अभी तक हुए नहीं हैं, और खासतौर पर जिन कामों का बुनियाद तो डाला गया लेकिन मुकम्मल नहीं हुई है, पहली प्रायोरिटी में उन्हीं को जो है तरजीह दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। माई टाउन माई प्राइड की बात करता हूँ जी। बैक टू विलेज के कार्यक्रम कल हुए थे और ये जरूरत महसूस की जा रही है माई टाउन माई प्राइड भी म्यूनिसिपैलिटीज और नगर पालिकाओं में भी विकास के काम होने चाहिए। उसी अभियान के अंतर्गत में आज बारामूला आया। चलिए नाज़रीन, आपने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या कहना था, लेकिन माना जा रहा है कि ज्यादा वक्त उन्होंने वहां पर नहीं गुजारा और लोग जिस उम्मीद के साथ वहां पर आए थे वो उम्मीद बर नहीं आई। और लोगों के साथ जब हमारे साथी इरशाद भट्ट ने बात की और उन्होंने क्या कहा, क्योंकि लोग काफ़ी नाराज थे, लोगों का मानना है कि वो दूर दराज इलाकों से आए थे, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रेडर्स बॉडी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े इदारों से उनका ताल्लुक था, बड़े मसाइल उनके थे और उन्हें यही उम्मीद थी कि अब
जो बैक टू विलेज की तर्ज पर ये जो टाउनशिप्स का ये प्रोग्राम अंजाम दिया जा रहा था, उन्हें उम्मीद थी कि अगर अफसरान आज तक नहीं सुनते थे, लेकिन आज सुने जाएंगे उनके मसाइल। गवर्नर साहब उस तकरीब में खुद जो है विराजमान है, लेकिन उनका मानना है कि यहाँ पर भी वो नाउम्मीद ही नजर आ रहे हैं। बारामूला के अवाम का एक अफसोस है ये कि हमें इस बात का एक अफसोस है कि यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई बात नहीं की। जो हमारी डिमांड्स थी, या हमारी सबसे बड़ी डिमांड है जो SRTC ब्रिज पुल हमारा था, ये तो अब कंप्लीट हो गया। एक देरी ना मांगे हमारी बारामूला अवाम की। जो यहाँ हमारा जो ओल्ड हॉस्पिटल था उसको यहाँ से शिफ्ट किया गया, 5-6 किलोमीटर दूर है यहाँ से कांटबाग। एक नया हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ बना गया, जबकि वहाँ एक कॉलेज भी बना है, मेडिकल कॉलेज भी बना है। मगर तवारीख में पहली बार किसी जगह जब कोई नया हॉस्पिटल बनता है तो पुराने हॉस्पिटल को वाइंड अप किया गया। ये बारामूला की तवारीख है, पुराने हॉस्पिटल को वाइंड अप किया गया, जबकि ओल्ड जितनी भी बस्ती है, ओल्ड टाउन की जितनी भी बस्ती है, उसको वो सबसे आसान तरीका था उनका। अगर किसी भी वक्त बीमार वगैरह कोई पेशेंट होता था तो 10 मिनट का रास्ता था उनका, तो वो अस्पताल पहुंच जाते थे। उस हॉस्पिटल को मदर एंड चाइल्ड केयर में कन्वर्ट भी किया गया था, लेकिन कुछ गलतफहमियों के शिकार कुछ गवर्नमेंट की कुछ थ्रू उनकी वजह से कोई खलफशारी हुई। जो हमारा वो हॉस्पिटल, ओल्ड टाउन का हॉस्पिटल जो बारामूला के बिल्कुल करीब था, नजदीक था, जिसकी हमें जरूरत थी, उसको वाइंड अप किया गया, जबकि वो वाइंड अप नहीं होना चाहिए था। हमारी गुजारिश यही है कस्बे बारामूला के लोगों की, मदर एंड चाइल्ड केयर ओल्ड हॉस्पिटल को रेस्टोर किया जाए, ये हमारी दीदी ना मांग। चले नाज़रीन, ये था माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम जो कि बारामूला में अंजाम दिया गया। इसी तरह पर शहरी श्रीनगर के अंदर भी ये प्रोग्राम जो है अंजाम दिया गया, और शहरी श्रीनगर के अंदर म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। उन्होंने बजाते खुद शेर कश्मीर पार्क में आकर मुख्तलिफ एसोसिएशन और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के मसाइल सुने, और उनका यही मानना था कि जो अधूरे काम है लोगों के वो किए जाएंगे, और जिन मसाइल को आज तक सुना नहीं गया उन्हें आज प्रायोरिटाइज किया गया है, और यहाँ पर उनके मसाइल की लिस्ट बनाई जा रही है, और उसके बाद उनका मानना है कि प्रायोरिटी वाइज उनको हल भी किया जाएगा। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आए थे, मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने अपने मसाइल जो है वो हुक्काम के सामने रखे। हालांकि लोगों के मसाइल इतने हैं कि तादाद ही नहीं हम बता सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा जो अवाम के तई जो रुख रहा है वो काफ़ी नेगेटिव रहा है, क्योंकि कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर भी हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन से लोग काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि वो लिखते हैं और नोट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद जब उस पर अमल करने की बात आती है तो उस पर सरकार और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नाकामी नज़र आ रही है। शहर श्रीनगर के अंदर और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। इससे पहले 3 फेजेस बैक टू विलेज के हुए, रूरल इलाकों में पंचायत में ग्राम सभा ऑर्गेनाइज की गई, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट प्लान्स हैं, उनकी कवरेज को लेके और पब्लिक के जो ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन प्लानिंग प्रोसेस में एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए वो ऑर्गेनाइज हुआ। उसी तर्ज पे शहरों में अब किया जा रहा है अर्बन आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें लोगों के ग्रीवांसेस भी सुने जाएंगे, डिफरेंट जो स्कीम्स हैं उनके तहत उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, डिफरेंट बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, बैंक के साथ लिंकेज है, जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स में कवरेज है, उसके अलावा जो ग्रीवांसेस हैं लोगों के उनको एड्रेस करने के लिए और उनकी तरफ से डिमांड्स लेने के लिए, जो कि एक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मेन पिलर है। और इम्पोर्टेंट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक आउटरीच का है, लोगों से इंटरेक्शन का है, उनसे फीडबैक लेने का, उनसे कनेक्ट करने का। और श्रीनगर सिटी में आज 8 लोकेशन पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और कल के दिन भी ये प्रोग्राम रहेगा। बहुत सारी मीटिंग्स भी इसमें शेड्यूल्ड हैं जहाँ पे लोगों की फीडबैक भी ली जाएगी। सर देखिए, बैक टू विलेज तर्ज पर जो कि 3 बार हुआ, तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये तय पाया कि शहर में भी और जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, ULBs हैं, उनमें भी ये एक प्रोग्राम माई टाउन माई प्राइड के तर्ज पर एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जाए, जिसमें सारे लोग आएँ। हमने सब लोगों को दावत दी है, इसमें आएँ और अपने मुतालबात जो हैं, अपने मसाइल जो हैं इलाकों के या निजी मसाइल हैं, किसी को सर्टिफिकेट का मसला है, किसी को ड्रेन का मसला है, किसी को लेन का मसला है, जो भी मसाइल हों अपने इलाकों के वो यहाँ उजागर करें। चूँकि गवर्नमेंट ने सीनियर ऑफिसर्स को विजिटिंग ऑफिसर तैनात किया है, हमने 8 जगह यहाँ पे मुकर्रर की हुई हैं। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ शेर कश्मीर पार्क में, यहाँ भी विजिटिंग ऑफिसर बैठे हैं इस वक्त,
और लोगों की डिमांड्स जो हैं वो सुन रहे हैं और वक्त पे, और साथ में वहाँ लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं जिनने स्टॉल्स लगाए हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो स्कीम्स हैं या बाकी अपने जो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स की हैं वो दिखा रहे हैं, लोगों को ज़हनियाब कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हर डिपार्टमेंट कैसा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में या शहर श्रीनगर में काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं डिस्ट्रिक्ट के, और साथ में विजिटिंग ऑफिसर मौके पे ही इनका निपटारा करेंगे। नाज़रीन, माई टाउन माई प्राइड के इस प्रोग्राम के तहत आज मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ टाउनशिप्स में इस तरह के प्रोग्राम जो है मुनक़द हुए हैं। मुख्तलिफ म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर या हम कहेंगे मुख्तलिफ कस्बा जात के अंदर इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं। अफसरान आए और उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और लोग भी जोग दर जोग आए थे और उन्होंने अपने मसाइल वहाँ पर तहरीर कराए और इस उम्मीद के साथ कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ टाउनशिप्स के अंदर क्या कुछ रहा सूरत हाल, ये हम कुछ जल्कियाँ मुख्तलिफ इलाकों की आपकी नजर करते हैं। जो ये प्रोग्राम है माई टाउन माई प्राइड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, इसकी मंशा यही है कि ऑफिसर्स भी हों, लोग भी हों, हम बैठे हम बात करें और साफ बताएं कि कौन सा काम कितने दिन में हो सकता है और कौन सा काम है जो नहीं हो सकता है। तो अभी मैं सुबह से आज हमारा शेड्यूल में यही था कि म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब से इंटरेक्ट करना है, काउंसिलर्स से इंटरेक्ट करना है, लोगों से इंटरेक्ट करना है, तो वही कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं और डेट्स भी दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली भी दे रहे हैं कि कब तक कौन सा काम हो जाए। माई टाउन माई प्राइड आज और कल के लिए है। आप देख रहे हैं कि लोग जोग दर जोग आए हैं, लोगों ने अपने इशूज रेज किए हैं बड़े फराग दिलाना अंदाज से, खुशी खुशी से और दिल खोल के उन्होंने अपनी डिमांड दी है। मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ डिप्यूट किया, मुझे मौका मिला इन लोगों के साथ बैठने का ताकि मैं इनकी जो भी जायज़ मसाइल हैं गवर्नमेंट के लेवल तक प्रोजेक्ट करूं। मुझे लगता है ये खाली किताबों में खाली ये पार्टियां करने के लिए चाय पीना खाना खाना और इससे मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ हिफाजत। अब आज साबित हो जाएगा, हमने इसको प्रोग्राम दिया अपने टाइम, जब ये काम हो जाएगा तब हम बताएंगे लोगों की हमदर्दी के लिए ये प्रोग्राम। वरना मेरे ख्याल से जो मुझे अपना तजुर्बा है, जिंदगी का तजुर्बा है, आज मैंने ये देखा जब से बैक टू विलेज और ये प्रोग्राम आया या आज तक बिल्कुल सही सिमत कामयाब नजर नहीं आई। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांचूरी। और अब बात करते हैं खाना बेदोशों की, यानी उन लोगों की जो गर्मा के दौरान यानी मार्च से लेकर यानी बाहर और उसके साथ साथ मौसम गर्मा का जो सीज़न है वो कश्मीर के अंदर वो गुजारते हैं, क्योंकि उनके माल मवेशी भेड़ बकरियां होती थी और उन्हें वो चराने के लिए कश्मीर आते हैं। और जब फिर विंटर्स या ऑटम से ही हम कह सकते हैं कि जो मौसम आ जाते हैं तो उसके बाद वो अपने इलाकों खासतौर पर राजौरी, पूंछ और दीगर इलाकों में चले जाते हैं। और इस तरह से अब कश्मीर से उनका रुख जो है अपने इलाकों की तरफ, खासतौर पर जो जम्मू के एरियाज है वहां पर जाना उनका शुरू हो गया है। और उनका मानना है कि सरकार तो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही है कि मेडिकल कैंप्स उनके लिए किए जाते हैं और जो मोबाइल स्कूल्स हैं उनका भी इनेकाद होता है। ताहम इनका मानना है कि ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो खुद करते हैं, राशन हो या बाकी चीज़ें हों वो खुद वो अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथी जमशीद मलिक ने राजौरी से कुछ नोमैड्स के साथ बात की थी, कुछ खाना बेदोशों के साथ बात की है। उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। कोई सहूलत नहीं आ सकेगी, कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं। मैं बेजमीन हूँ और लड़कियां छोटी छोटी वो शादी करके देनी है, क्या करूंगा? पहले पैसा नहीं, पहले गुजारा नहीं है, मैं क्या करूंगा तो क्या नहीं करूंगा। बाबा सरकार जिस तरह आनी है तुझ जिले करू निकलने हो तुझे रस्ते कैंप मेडिकल कैंप लाए होने स्कूल होने कुछ नहीं मिले, ना कोई दवाई मिलती है माल वास्ते या इंसानों वास्ते, ना कोई बंकर मिलता, कुछ नहीं मिलता। बाबा कितने दिनों करू चले ना, कितनी देर बाद वापस चले? दो महीने लगते हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक 2 महीने लगते हैं। उधर बैठते हैं 4 महीना, इधर बैठते हैं 4 महीना। बाबा जिस तरह सरकार आनी है स्वास्थ्य रस्ते जगह जगह से कैंप लाए ने, चाहे वो मेडिकल कैंप हो या सोने जानवरों वास्ते उन्होंने देखभाल करने वास्ते कैंप होने, एजा सोई कोई कैंप रजौरी तो था कश्मीर तक कोई नहीं असेंगे, कोई नहीं मिलिया तो ना असेंगे कोई लभ्या, कोई नहीं मिलिया। अस कसम उठाते हैं कोई नहीं लभ्या।
सरकारी दावों के बरअक्स हैं बिल्कुल ज़मीनी सतह के हालात। जिस तरह मैंने आपको बताया भी कि ये लोग वो खाना बदोश लोग हैं जो पूरा साल सफ़र में रहते हैं और अपने जानवरों को गर्मियों के मौसम में कश्मीर वादी कश्मीर की तरफ लाते हैं और सर्दी मौसम में वापस ये अपने घरों को लौट जाते हैं। मगर जो सरकार की तरफ से इनके लिए जो दावे किए जाते हैं ज़मीनी सतह पर वो नज़र नहीं आते हैं। हालांकि इनके लिए सरकार की तरफ से रास्ते में मेडिकल की सहूलियात के साथ साथ इनके बच्चों की तालीम के लिए भी स्कूल खोले जाते हैं, मगर इनको वो सहूलियात मिलती नहीं जो सिर्फ कागजों तक महदूद रह जाती है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, पीर पंचायत। स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं सिंहपुरा बारामूला रोड की। इसकी हालत काफी खराब है। ये बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने एक पाक जगह है जहां पर सिख बिरादरी से वाबस्ते लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। इस वजह से इस सड़क की हालत काफ़ी खस्ता है। मकामी लोगों का मानना है कि कई बार हुक्काम की नोटिस में भी लाया, लेकिन आज तक भी उनके मसाइल हल नहीं किए गए हैं। उन्होंने एक बार फिर आला हुक्काम से गुजारिश की है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो दी जाए और इसकी मैग्नेटाइजेशन हो जाए और इसे काबिल आमद बनाया जाए, ताकि मकामी लोगों को और ख़ासतौर पर जो इस गुरुद्वारे में जो लोग आते हैं उन्हें तकालीफ का सामना ना करना पड़े। ये मेन रोड से जो दिलना सिंहपुरा का रोड है उससे हटकर थोड़ा 500 गज ये रोड थोड़ा इधर से निकलता है बीएसएफ हेडक्वार्टर से, और फिर आगे जाकर 500 गज फिर बीएसएफ के उस रोड के साथ मिल जाता है जो रोड PMGSY ने बनाया है। वहाँ उन्होंने मैग्नम भी डाला। दूसरा रोड जो हमारा कानसपुरा टू सिंहपुरा वो CRF के तहत वो रोड बन रहा है, लेकिन इस रोड की इतनी खस्ता हालत है कि इस वक्त भी आप देखिए यहाँ पानी से भरे हुए दुब हैं, खड़े हुए हैं, और जो हमारे बच्चियाँ हैं बच्चे हैं ये अपने कपड़े सलवार वगैरह जो पजामे हैं ऊपर उठाकर यहाँ से चलते हैं। और चूंकि यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही सिंहपुरा में लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा है, यहाँ औरतें सुबह 4 बजे ही आ जाती हैं। और ये हमारी शिया बरादरी पीछे बहुत बड़ा गाँव है तकिया जिसको हम बोलते हैं, कलमपुरा तकिया। तो कलमपुरा तकिया में भी बहुत लोग यहाँ शिया बरादरी के मुसलमान बरादरी के बसते हैं, लेकिन उनकी भी कंडीशन बहुत खराब है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।